हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो उसी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले आपके साइंस की 2 मार्क्स वाली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जितने भी सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और विथ आंसर है ये, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग चीज़ों को समझते हुए तैयारी करते हुए चलेंगे। 2 नंबर वाली इंपॉर्टेंट क्यों भाई? क्योंकि हमारा सब में स्टार लगा है। 4 मार्क्स में भी स्टार लगी होती है, हमारा 5 मार्क्स में भी स्टार लगी होती है, 6 मार्क्स में भी स्टार लगी होती है, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इसलिए हम लोग इस वीडियो पे टॉप 100 मीन्स टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और अंत तक जरूर देखना, हर एक क्वेश्चन को आप लोग तैयारी जरूर करना, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं सभी को बारी बारी से कि क्या होता है इसमें, है ना। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर आप लोग देख भी पा रहे हैं कि अम्ल तथा क्षार के प्राकृतिक स्रोतों का आपको नाम लिखना। प्राकृतिक स्रोत ना याद रखना, ठीक है। कौन कौन सा अम्ल किसमें किसमें पाया जाता है? इमली, सेब, टमाटर और सिरका में। उसी तरह जो क्षार है वो चूना, खाने का सोडा और कपड़ा धोने के सोडा में पाया जाता है। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है भाई कि भोज्य जो पदार्थ है, ठीक है, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखना। और ये क्वेश्चन है आपका 2020 सेट ए में आ चुके। तो देखो इमली हमारा भोज्य पदार्थ है, तो टार्टरिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ये हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो इसकी आंसर है पोटेशियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति जो उदासीन होती है। आगे देखो इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला जा रहा है भी देखो कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, ठीक है। दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? जाहिर सी बात है आपको पीएच स्केल जो है अच्छे से याद होनी चाहिए, पीएच स्केल। फिर वो याद रहेगा कब उदासीन होता है, कब अम्लीय होता है, सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। देखो इसकी आंसर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर यह अधिक खट्टा हो जाता है क्योंकि पीएच मान में कमी हो जाएगी, ठीक है। पीएच मान में कमी होता है मतलब अम्लीय बन जाते हैं, और पीएच मान बढ़ा तो क्षारीय होता है। इस चीजों को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला जा रहा है कि अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? तो इसकी आंसर आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा कि अचार में आम्ल होता है, जो क्या होता है, अचार में अम्ल होता है जो तांबे व एल्यूमिनियम के बर्तन से क्रिया कर लेता है और लवणीय पदार्थों का निर्माण करता है जो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इन बातों को याद रखना। फिर 6वां, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल और क्षार को पहचान सकता है? तो याद रखना आप लोग इसकी आंसर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब वो दृष्टिबाधित है, वो देख नहीं सकते, है ना, तो जाहिर सी बात है या तो वो चक्कर बताएगा, चक करके बता सकते हैं, या तो सूंघ कर, 2 तरीके से। तो घ्राण सूचक के माध्यम से और चख कर अम्ल और क्षार की जो है पहचान कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझे। किसका? धातु का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कोई धातु ले लिए, जिंक हमारा धातु, उसका हम लोग HCl से क्रिया कराएंगे तो इस तरीके से होती है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 2 पदार्थ A और B का पीएच मान, देखो A का पीएच मान है भैया आपका 8.2 और B का जो पीएच मान है 2.5। इनमें से कौन सा पदार्थ अम्लीय और कौन सा क्षारीय होता है? याद रखना इस तरीके से पीएच मान होता है तो ये 7 से पहले वाला अम्लीय और 7 के बाद वाला क्या होता है, क्षारीय होता है। तो देखो 7 से पहले में 2.5 जो है B वाला है, तो B अम्लीय होगा। यहाँ पर देखो A क्षारीय और B अम्लीय होगा, इस तरीके से लिखा गया है। क्लियर? तो याद रखेंगे भाई इन चीजों को अच्छे से, ठीक। फिर आगे बढ़ते, पीएच मान क्या होता है? तो देख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीएच मान वाला भी आपको पता होना चाहिए कि पीएच मान क्या होता है। तो किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयनों के ग्राम प्रति लीटर सांद्रण का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है उसको ही क्या कहा जाता है, पीएच मान कहा जाता है। तो किसी विलयन का पीएच मान इस तरीके से इसको कर लेंगे और ये फॉर्मूला जो है उसको आप लोग कर लेंगे, इसके महत्व भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। फिर आगे देखो इसमें 10वां, घ्राण सूचक के द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान कैसे की जाती है? हमने इस क्वेश्चन को पहले भी देख चुके हैं। घ्राण सूचक के माध्यम से जो दृष्टिबाधित लोग रहते हैं उन लोग पहचान कर सकते हैं। तो देखो घ्राण सूचक कैसे करते, उससे खट्टी गंध आए तो पदार्थ अम्ल है, सुगंध है ना, अगर खट्टा गंध आता है, खट्टा सुगंध आता है तो अम्ल, और हल्का कड़वा गंध आता है तो क्षारीय पदार्थ को प्रदर्शित करते हैं। घ्राण सूचक का उपयोग कर अम्ल तथा क्षार की पहचानना जो है संभव होती है, ठीक है। 11वां और 12वां आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी देख लीजिए भाई बहुत ध्यान से। इसमें क्या बोला जा रहा है, 11वां में मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई
घर जाकर उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, इसका कारण बताना है, क्यों हुआ ऐसा। तो इस तरीके से लिखेंगे, इसमें सब्जी में हल्दी थी, हल्दी प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल के साथ गाढ़ा पीला रंग व क्षार के साथ लाल रंग देता है, साबुन क्षारीय पदार्थ है अतः कपड़ा लाल हो गया। सिंपल से इस तरीके से इसकी आंसर लिख लेंगे। फिर 12 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो है, ठीक है, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को आपको लिखना है। तो इसके आंसर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपकी स्क्रीन पर आ गई है, वो क्या है 13वां, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है आपको कि निम्न में से अम्ल तथा क्षारों की पहचान करना है। तो कौन कौन सा अम्ल और कौन कौन सा क्षार है उसको पहचानना है। जाहिर सी बात है जो OH वाली होती है वो क्या होती है, क्षार होती है। तो इस तरीके से OH वाली क्षार है और एक जो है Na2CO3 ये भी क्या आपका क्षार में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे, ठीक है। 14 आपके क्या बोल रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो दुर्बल क्षार है कि उसको समझाने। तो इसके आंसर भी आप लोग बहुत डिटेल से अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें 15-16 आपकी स्क्रीन पर है, इन क्वेश्चंस को भी आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। 17वां तो इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देख ही लेना। फिर 18 उसको भी करेंगे, 19 आपकी स्क्रीन पर है, 19 को भी कर लेंगे, ठीक। फिर यहां से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें देखो किन्हीं 2 घ्राण सूचकों के नाम लिखना है आपको, तो बहुत ध्यान से करेंगे। कौन कौन सी होती है, प्याज हो गया, लौंग और वैनिला, ये तीनों क्या होती है, घ्राण सूचक होते हैं। फिर 21वां में देखो 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षार के आपको उदाहरण देना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल इस तरीके से, ठीक है, 2 प्रबल अम्ल ये दोनों हुआ और 2 प्रबल क्षार इस तरीके से। तो उसकी आप लोग फॉर्मूला भी जो है, सूत्र भी, उसको भी याद रख लेंगे, ठीक है। फिर उसको आपको परिभाषा भी याद रखना, आपको प्रबल अम्ल की भी परिभाषा और दुर्बल अम्ल की परिभाषा विथ उदाहरण याद रहना चाहिए। इसलिए इनको आप लोग परिभाषा पहले कर लो, फिर उसके बाद आगे करना, ठीक है। 23-24 भी आपकी स्क्रीन पर देखो। 23 में क्या है क्वेश्चन कि आयनीकरण किन 2 बातों पर निर्भर करता है, उसको बताना है आपको। तो इसमें लिखेंगे आयनीकरण मुख्यतः पदार्थ की विलयन में सांद्रता और उसके आयनों में वियोजित होने की क्षमता पर क्या करती है, निर्भर करती है। इस तरीके से आप लोग उसकी आंसर जो है तैयारी करेंगे। फिर 24वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लो। क्या बोल रहा है, 4 भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम लिखना है। तो देखो इमली में टार्टरिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरीके से आप जो दूध दही में का भी लिख सकते हैं, ठीक है, दूध का भी, दही का भी, और जो भी फल बाकी है अभी सबका आप लिख सकते हैं, जो खाद्य पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या बोल रहा है कि 4 दैनिक जीवन के उपयोगी पदार्थ बताइए जो क्षार हो उनका नाम लिखें। दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले 4 ऐसे क्षार पदार्थों के नाम बताना है, ठीक है। तो जैसे कि कपड़े धोने का सोडा, उसमें क्या पाया जाता है, सोडियम का, कपड़ा धोने के सोडा में सोडियम कार्बोनेट। चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है उसको, ठीक है। फिर प्रति अम्ल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगी। फिर 26 में क्या बोल रहा है कि किन्हीं 4 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखना है। तो प्राकृतिक सूचक आपको पता होनी चाहिए, गुड़हल, हल्दी, लिटमस, कनेर का फूल। फिर किन्हीं 2 कृत्रिम सूचक, तो कृत्रिम सूचक में क्या आ जाएंगे, फिनाफेथलिन, मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड। इस तरीके से इसको याद रखना भी, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में भी इन सब क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे। जो भी तैयारी नहीं हुआ है उसको बैठ करके प्रैक्टिस कर लो और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, और पूरी देखने के बाद एटलीस्ट कम से कम 2 लोगों को, अपने 2 फ्रेंड लोगों को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते चलो, इसमें क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी वर्ग में आयनन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होती है। वर्ग में मतलब ऊपर नीचे गए तब कैसी होती है, उन चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा के मान में क्या होती, कमी होती है। अगर हम कोई वर्ग है तो ऊपर से ऐसे नीचे आते हैं तब क्या होती है, आयनन ऊर्जा में कमी होती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या जो है बढ़ने लगती है। याद रखना, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ने लगती है। अगर ऊपर से नीचे आते तो परमाणु का त्रिज्या जो है बढ़ता है और आयनन ऊर्जा जो है क्या होती, कम होती। 3 चीजों को याद रखना, ये हमेशा काम आएगा आपका, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 29-30 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, क्यों, उसको 2 कारण बताना है। देखो उसके भौतिक और रासायनिक गुण, एक ही वर्ग में कोई भी ऐसे है तत्व, तो वो उनके भौतिक गुण क्यों और रासायनिक गुण क्यों समान होते हैं। तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन समान उपकक्षक में आते हैं इसलिए होते हैं। दूसरा, 72 कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है इसलिए, ठीक है। 30 में क्या बोला जा रहा है, देखो अभी तक मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है।
तो चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उन तत्वों का चयन कीजिए जिनके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको सबका क्या कर लेना है भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना। देखो सबका परमाणु क्रमांक भी दे चुका है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे जैसे कि इसमें आंसर दिया गया। ठीक है, फिर आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है वो, उपधातु किसे कहते हैं, एक उदाहरण आपको देना है। ठीक है, तो देखो उपधातु किसे कहते, तो धातु किसे कहते ये भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, बहुत आसान है, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे ही उपधातु कहते हैं। उदाहरण के लिए आर्सेनिक आपका उपधातु है। ठीक है, फिर 32वां प्रश्न क्या है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए थे, उनमें रखे गए तत्वों को नाम लिखना। स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम, ये तीनों तत्व है उसमें। ठीक है, फिर 33वां में देखो, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों की गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते, तो तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, किसके हिसाब से, आधुनिक आवर्त नियम के हिसाब से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो 8। सभी आवर्तक याद रख लेना, इस तरीके से पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि अब इसमें दूसरे बोल दे तो हमेशा दूसरा ही पूछा जाएगा, दूसरा भी तो पूछ सकते हैं ना। इसलिए जो आधुनिक आवर्त सारणी उसको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आप लोग रखो। 35वां, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, 2 8 1 है, आवर्त सारणी में इसका स्थान बताए। चूंकि तल के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन रहता है या पहले वर्ग का अर्थात IA, ठीक है, वर्ग का तत्व है। चूंकि विन्यास के आधार पर इसमें 3 कोष है अतः यह तृतीय आवर्त का तत्व होगा। इस तरीके से बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया, तो उसको कर लेंगे। फिर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 13 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। आपको किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक 13 है तो उसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इस तरीके से 2 8 3 करके। फिर यह कौन से वर्ग से संबंधित है, तो 13 वर्ग से संबंधित है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, कंप्लीट इसमें आप लोग करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है आपका क्या बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक तत्वों में बांटा गया है, तो देखो इसमें आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक तत्वों में बांटा गया। कौन कौन सा भाई, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एफ, SPDF, कैसे कर सकते हो, SPDF, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, याद हुआ यहां तक। फिर 38वां क्वेश्चन है, आवर्त से आप क्या समझते हैं, तो आवर्त सारणी में जो 36 पंक्तियां होती है, आवर्त सारणी में पाए जाने वाले जो 36 पंक्तियां होती है उसे ही आवर्त कहते हैं। क्लियर है आप लोग को। फिर आगे बढ़ो, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है कि आयनन ऊर्जा या आयनन विभव किसे कहते हैं, तो चलो इसके आंसर समझते हैं। किसी विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने अथवा परमाणु को धन आयन में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा, ठीक है, कोई परमाणु है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं, या उसी को आयनन विभव कहते हैं, याद रखेंगे। क्लियर। फिर 40वां, समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। हम 2 चीज देख चुके थे, एक तो आयनन ऊर्जा क्या होती, कम होती है, त्रिज्या बढ़ती है, इस तरीके से देखे थे। फिर अभी हमें तीसरा चीज पूछा जा रहा है कि संयोजकता क्या होती है, तो संयोजकता जो है स्थिर रहती है, हम ऊपर से नीचे आए तब भी संयोजकता सेम रहती है। 3 चीज सीख गए, इसको याद रखना आप लोग ध्यान से। 41वां, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है, तो इसकी आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या सर्वाधिक है, तो जो वर्ग 18 के तत्व उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता आपका क्या है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, 3 तत्वों ABC के परमाणु संख्या क्रमशः, कोई 3 तत्व है, परमाणु संख्या दे चुका है 3 9 11 है, कारण सहित व्याख्या कीजिए कि किन 2 तत्वों के रासायनिक गुण समान होंगे, तो A3 और C11 का इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होंगे, क्योंकि ये एक ही वर्ग के तत्व है। ठीक है, याद तक हुआ। अब देख लेते हैं 43वां आपके स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लेंगे इसको। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं, इसके अथवा में दिया गया। तो इसमें देखो हमें आधुनिक आवर्त नियम इस तरीके से लिखेंगे, मोस्टली ने दिया इस नियम को कब, 1931 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि इसके अनुसार आधुनिक आवर्त नियम क्या है, देखो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। नियम क्या है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से इसको नोट कर लो, अगर जिसके पास भी याद नहीं है या जिनको तैयारी नहीं हुआ है वो। ठीक है, वैसे इनकी PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बट आपको थोड़ी सी इंतजार करनी पड़ेगी और कम से कम 2 लोगों को शेयर कर लेना, उसके बाद ही आप लोग को PDF जो है इसकी प्रोवाइड कराया जाएगा। ताकि शेयर इसलिए करने के लिए बोला जा रहा है ताकि सभी बच्चों का तैयारी हो पाए आप लोगों के साथ साथ। ठीक है, तो आप लोग की भी जिम्मेदारी कि आपके साथ आपके दोस्त भी पढ़ें। चलो आगे बढ़ते इसमें।
हम लोग 44वें नंबर पर आते हैं। 44वें क्या बोले, वर्ग किसे कहते हैं, जैसे आवर्तक बताए उसी तरह वर्ग का पूछ रहे थे। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर ऐसे स्तंभ है ना 18, उसको ही क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। फिर त्रिक से आप क्या समझते हैं, त्रिक नियम किसने दिए उसको भी बताना है। 3 तत्वों के समूह को त्रिक नियम कहते हैं जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के क्या दोष थे, अष्टक नियम भी आपको याद होनी चाहिए और उसके अष्टक नियम की क्या कमी थी। तो देखो यह नियम केवल कैल्शियम जिसके परमाणु द्रव्यमान 40 तक ही सीमित रहा, इसके बाद की भारी तत्व इस नियम के अनुसार वर्गीकृत नहीं किए गए, यह उनकी सबसे बड़ी कमी थी। मैंडलिप का आवर्त नियम लिखो, तो मैंडलिप की जो आवर्त नियम है देखो, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा यूनिट है, उसमें बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। छोटा छोटा आता है क्योंकि इसमें से 2 नंबर के लिए आएगा और 4 नंबर में भी स्टार लगा है, मतलब छोटा छोटा ही आएगा, समझ लो भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा आपका 47 हो गया। फिर नेक्स्ट जो यूनिट है हमारा दैनिक जीवन में रसायन, मतलब ये पार्ट 17 है आपका, और हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न मतलब पार्ट 16। तो ये दोनों पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो विरंजक चूड़ के 2 उपयोग लिखना है आपको, ठीक है। एक काम करो आप लोग ना, ये आपके लिए मेरी सबसे कैसे बेनिफिट होगा ये वीडियो, आप लोग ना सिर्फ वीडियो को बंद कर दो, सिर्फ मेरा आवाज सुनो आप लोग। वीडियो को बंद नहीं करना है, आप मोबाइल को ऐसे करके पलटा दो, आप लोग अपना मोबाइल पलटा के रखो और मेरा सिर्फ आवाज सुनो। जो भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं उसकी आंसर आपको आ रहा है कि नहीं ये सोचो आपके दिमाग में, ठीक है। तो चलो देख इसके आंसर, विरंजक चूड़ के 2 उपयोग लिखे। तो विरंजक चूड़ के 2 उपयोग इस तरीके से, पेयजल को रोगाणु मुक्त करने में, दूसरा वस्त्र उद्योग व कागज उद्योग में विरंजन में करने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब 49वां और 50वां। देखो यहां से हमारा हाफ सेंचुरी हो गया भाई, तो आप लोग भी लाइक करना भूल गए होंगे तो कर देंगे। देखो बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और 2 महत्वपूर्ण आपको उपयोग लिखना है। तो NaHCO3 है बैंकिंग सोडा का, और उपयोग की बात करें तो पेट की अम्लीयता दूर करने में और अग्निशामक यंत्र में 2 उपयोग इनका इस तरीके से। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखना है आपको, तो इस तरीके से होगा। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त प्लास्टर के निर्माण में, मूर्ति तथा खिलौने के निर्माण में, जिप्सम बनाने में, इस तरीके से इसका उपयोग है भाई, इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। फिर 51 पानी के 2 नमूने अ और ब में क्रमशः सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है। बताइए कि निम्न कि कौन से नमूने का जल कठोर है और क्यों। तो ब का कठोर जल है, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है इसलिए। नमक के 2 प्राकृतिक स्रोत, समुद्री जल और नमक की चट्टानें क्या है, उत्फुलन किसे कहते हैं। तो धावन सोडा क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ने पर जल के 9 अणु निकल जाते हैं, उसे उत्फुलन कहते हैं, ठीक है। फिर बैंकिंग पाउडर किन यौगिकों का मिश्रण है। तो बैंकिंग पाउडर जो है खाने का सोडा एवं टार्टरिक जो अम्ल होती है उनकी मिश्रण होती है, ठीक है। 55वां देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के किस गुण के कारण डॉक्टर इसका उपयोग हड्डियों को स्थिर रखने के लिए करते हैं। तो जमने के गुण के कारण, मतलब वो कठोर होती है उस गुण के कारण उसको क्या कर देते हैं, उसको डॉक्टर उपयोग करते हैं, ठीक है। 56, 57, 58, 59, 60 आपकी स्क्रीन पर है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, छोटी छोटी है ये सब चीज, ठीक है। सीमेंट ये वाली बची है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूड़ बनाता है। तो इस तरीके से CaOH2 बुझा हुआ चूना जो है आपका क्या होता है, क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूड़ बनाता है। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। तो जिप्सम में जमने की गति धीमी, जिप्सम से जो जमने की गति है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, इसलिए जिप्सम मिलाया जाता है सीमेंट में। कांच निर्माण में क्लेट का उपयोग क्यों जाता है। तो क्लेट अच्छा गलक है, इसलिए इष्ट में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो इष्ट में एनवेटेज एवं मोल्टेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। फिर 60वां आपके जो क्वेश्चन नंबर 60 है आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो क्या होती है देखो, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम जो है एथेनॉल तथा सूत्र इस तरीके से C2H5OH होगी। फिर मेथिल एल्कोहल का क्या होगा, मेथेनॉल, और सूत्र है CH3OH होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं 2 मार्क्स के लिए। और 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट इसलिए आपको भी पता है क्योंकि सब में स्टार लगे, साइंस में छोटा छोटा क्वेश्चन जो है ज्यादा आती है। बेसिक नॉलेज आपको कहीं ना कहीं ज्यादा से रखनी होती है, इसलिए आपको इन क्वेश्चन को तैयारी जरूर करना है, ठीक है। फिर 61 नंबर की क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखो CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल का आपको क्या करना है, IUPAC नाम आपको लिखना है। तो एथेनोइक अम्ल होते हैं। तो इस तरीके से सभी का छोटा छोटा आप लोग याद रख लेंगे इसको। फिर 62वां एथिल तथा प्रोपिल मूलक में क्रियात्मक समूह OH जोड़कर बनने वाले यौगिकों का सूत्र लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से एथिल एल्कोहल और प्रोपिल एल्कोहल बनता है, उसको आप लोग लिखेंगे। 63 में क्या बोल रहा है कि प्रयोगशाला में मेथेनॉल बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो रासायनिक समीकरण आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहां से देखते हैं भाई इंपॉर्टेंट
मृदु एवं कठोर साबुन से क्या समझते हो? तो मृदु साबुन किसको बोलते हैं? देखो साबुन बनाने के समय जब कॉस्टिक पोटास, ठीक है, या पोटेशियम की लवण का उपयोग किया जाता है तो वह मृदु साबुन कहलाते हैं। ये साबुन नर्म होने के कारण नहाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर कठोर साबुन की करें तो ऐसे साबुन जिनमें सोडियम लवण उपस्थित होते हैं कठोर साबुन कहलाते हैं, जिनका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। फिर 65वां में सिरका किसे कहते हैं? इसका आपको सूत्र लिखना है। तो एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को सिरका कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र इस तरीके से होते हैं, इसको लिख लेंगे CH3COOH होता है, ठीक है। फिर 66 नंबर की क्वेश्चन जो है, फिर इस वाली भी यूनिट का कंप्लीट हो जाएगा। साबुन का स्थान अपमार्जक ने ले लिया, इसका दो कारण बताए। तो पहला है अपमार्जक कठोर जल में भी शीघ्रता से झाग देता है इसलिए, और अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण है इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से दो आपका जो क्या कारण है उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आपका नेक्स्ट यूनिट की क्वेश्चन किसमें से, ऊष्मा एवं तापमान, और दूसरा जो चैप्टर है कौन सा, ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत, ठीक है। इसमें से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि 67 जो है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो इसकी आंसर इस तरीके से होगा, भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मीय ऊर्जा को, ठीक है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर 68वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास ले जाने से फूट क्यों जाता है? तो इसके आंसर इस तरीके से होगा, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास ले जाने से गुब्बारे की गैस में क्या हो जाता है, ऊष्मीय प्रसार होता है। ऊष्मीय प्रसार के कारण वो क्या हो जाता है, फूट जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। फिर 67 जो है वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या करना है आपको, विशिष्ट ऊष्मा की आपको परिभाषा लिखना है ना। तो परिभाषा में कैसे, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा क्या होगी, किसी वस्तु की इकाई द्रव्यमान को, ठीक है, किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, किसी वस्तु की इकाई द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। फिर एसआई पद्धति में इसका मात्रक जो होती है जूल होती है, और सीजीएस पद्धति में कैलोरी होती है। इसको कर लेंगे। बर्फ एवं भाप की गुप्त ऊष्मा लिखिए, तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम प्रति ग्राम या 360 जूल प्रति ग्राम होती है, जबकि भाप की गुप्त ऊष्मा की बात करें तो 536 कैलोरी ग्राम या 2260 जूल प्रति ग्राम होता है, ठीक। फिर आपको देखो ये वाली क्वेश्चन पूछा जा सकता है 71 में, -30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो ये आप कंप्लीट इसको इस तरीके से कर लेंगे, इसमें अब फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, फिर ये बन जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं 18वां पार्ट से आपका, कि पवन ऊर्जा के कोई दो उपयोग लिखना है आपको। तो पवन ऊर्जा के दो उपयोग इस तरीके से, पहला पाल नौका चलाने में, दूसरा जो है पवन चक्की के द्वारा विद्युत उत्पादन, पानी खींचने तथा आटा पीसने में किया जाता है। फिर 75-76 आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या बोला जा रहा है कि समुद्र से उत्पन्न होने वाली किन्हीं दो ऊर्जा के नाम लिखे। तो समुद्र से उत्पन्न होने वाली दो ऊर्जा है ज्वारीय ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है। फिर सोलर कुकर के दो उपयोग लिखे, तो भोजन पकाने में, बिना तले खाद्य बनाने में सोलर कुकर का उपयोग किया जाता है। फिर बायोगैस के कोई दो उपयोग, तो गैस ईंधन में प्रकाश स्रोत के रूप में किया जाता है। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर 78वां आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल, समतल या उत्तल में से किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण परावर्तन की घटना हेतु समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर 79 में बायोगैस क्या है, घटकों के नाम लिखना है। तो जंतु एवं पौधों की अपशिष्ट पदार्थों की अनॉक्सी सूक्ष्म जीवों द्वारा अवक्रमण करने से मेथेन जैसी गैसें बनती है। उपयुक्त गैसीय मिश्रण को बायोगैस कहते हैं, जिसमें 65% क्या रहती है, मेथेन होती है। इसको भी याद रख लेंगे आप लोग। 80वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्या बोल रहा है कि सोलर कुकर के दो लाभ लिखिए, ठीक है। तो सोलर कुकर में खाना धीरे धीरे पकता है, जिससे खाद्य पदार्थों में उपस्थित खनिज लवण नष्ट नहीं होते। फिर 11वां दूसरा में देखो, सौर कुकर में पारंपरिक ईंधनों में जैसे कोयला, लकड़ी, मिट्टी, तेल, गैस, विद्युत की आवश्यकता नहीं होती, जिससे जीवाश्म ईंधन तथा विद्युत की बचत भी होती है। ये इसका दो उपयोग है, ठीक है। 81 क्वेश्चन नंबर 81 पर देखते हैं। इसमें देखो कि भारत में नाभिकीय रिएक्टर कहाँ कहाँ पर है। तो इसमें देखो महाराष्ट्र में, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन सभी को कर लेंगे अच्छे से। फिर 82 में क्या पूछ रहे हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है तो मंदक का वहां पर क्या काम होता है, तो इस तरीके से इसकी आंसर होगी, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक कार्य तीव्र वेग वाले न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है। मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट की छड़ें मंदक का कार्य
करती है। एलपीजी व बायोगैस में कौन सा ईंधन अच्छा है, वह क्यों, उसको बताना है। तो एलपीजी व बायोगैस में बायोगैस ईंधन अच्छा है क्योंकि इसमें अधिक समय तक निश्चित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है तथा अपशिष्ट पदार्थों को क्या किया जा सकता है, खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए जो है बायोगैस ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, फिर जैविक प्रक्रियाएं में से देख लेते हैं, इसमें से 2 ही लास्ट यूनिट बाकी है हमारा। ठीक है, 84 इसमें क्या बोल रहा है कि किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम, तो पादप हार्मोन के नाम क्या होगी, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन। ठीक है, ये होगी। फिर इसमें इन सबका काम भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से उसको बताना है। तो मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, कौन सा, अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्च मस्तिष्क, ये होती है। ठीक है, फिर 86 पर आ जाओ। 86 में क्या बोल रहा है कि समन्वय क्या है, एक उदाहरण आपको देना है। तो इसमें देखो, शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, यह प्रक्रिया समन्वय कहलाती है। अब उदाहरण देना है तो भोजन करते समय हमारी आंखें भोजन को देखता है तथा नाक भोजन को सूंघता है, हाथ भोजन को मुख तक पहुंचाते हैं, इस तरीके से हमारा सब चीज एक साथ काम करता है, तो उसे ही समन्वय कहते हैं। ठीक है, फिर 87 देखो, लोगों को आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसमें देखो, नमक में आयोडीन की कमी से शरीर में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव नहीं होता है और घेंगा नामक रोग हो सकता है, अतः नमक में आयोडीन का होना आवश्यक होता है। फिर बीजाणु किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन की विधि में कुछ जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए एक विशेष आवरण युक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे बीजाणु कहते हैं। ठीक है, फिर 89 आपकी स्क्रीन पर है। देखो, बहुत कम क्वेश्चन बाकी है, इसलिए भाई बहुत ध्यान से और भी ध्यान से देखो इसको। मुकुलन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह से कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है, जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। मुकुल विकसित होकर एक जीव बनता है, उदाहरण के लिए ईस्ट, हाइड्रा आदि। ठीक है, फिर पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लेनेरिया, हाइड्रा आदि जीवों का शरीर कई कारणों से टुकड़ों में टूट जाता है और कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक सहित इन टुकड़ों में नए जीव विकसित हो जाता है। अलैंगिक जनन की इस विधि को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 91, सिर्फ 10 क्वेश्चन बाकी है। इसके बाद से क्या बोल रहे हैं कि वर्धी प्रजनन क्या है। वर्धी प्रजनन आपको बताना है। तो अलैंगिक प्रजनन की यह विधि जिसमें जीव पादप के शरीर का कोई भी कायिक या वर्धी भाग शरीर से अलग होने के पश्चात विकसित होकर नए पौधों का जन्म देता है, उसे कायिक या वर्धित प्रजनन कहते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग उसको लिख कर प्रैक्टिस कर लेना, तभी आपके लिए यूजफुल होगा। फूल के 2 जनांगों के नाम लिखना है आपको। तो फूल के नर जनांगों को पुकेंसर तथा मादा जनांगों को अंडप कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखने आपको। तो मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच संबंध स्थापित करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। इसके कार्य यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ध्यान से उसको भी कर लेंगे आप लोग। ठीक है, 94, 95 आपकी स्क्रीन पर है। फिर लास्ट यूनिट का सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन आपका बाकी रहेगा। प्रजनन किसे कहते हैं, तो अपनी ही समान लक्षणों वाले जीव को उत्पन्न करने की घटना प्रजनन कहलाती है। फिर प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन के भी आपको परिभाषा याद होनी चाहिए और लैंगिक प्रजनन का भी परिभाषा याद होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई अब याद तक भी, अब आपको क्या करना है, ये लास्ट जो क्वेश्चन है उसको कर लेना अच्छे से, फिर आपको वीडियो को शेयर जरूर कर देना है भाई। ठीक है, ताकि सभी का हेल्प हो पाए। और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ज्वाइन नहीं हुए वो ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और आपको वहां से पीडीएफ जो फिर मिल जाएगा, और जो भी डाउट रहेगा आप लोग उस ग्रुप से भी पूछ सकेंगे। ठीक है, तो जैव भार से क्या तात्पर्य है, तो देखो किसी जीव का कुल जैविक पदार्थ क्या है, जैव भार कहलाता है, इंग्लिश में बायोमास कहते हैं। फिर अपघटक किसे कहते हैं, तो वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे अपघटक कहते हैं, जैसे कि जीवाणु एवं कवक। फिर पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इनके घटकों के नाम लिखना है। तो इसमें भी समझो, जैव समुदाय व उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध से बने स्वपोषी तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। घटक 2 प्रकार के होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से कर लेंगे। इसकी परिभाषा भी तो देखो जैव घटक की है, मतलब वही जैविक घटक की परिभाषा ये। इसमें क्या बोला जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों को जैव घटक कहते हो, जबकि अजैविक घटक को, जो निर्जीव घटक होते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, अजैविक घटक कहते हैं। इस तरीके से उसको लिख लेंगे, यहाँ पर नीचे उसकी
ये हुआ 100 क्वेश्चन आपका, तो यहां तक आपको करना है, ठीक है। अजैविक घटक किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव घटक मैं बोला हूं आपको, ठीक है। निर्जीव घटक को अजैविक घटक कहते हैं, जैसे कि जल, मिट्टी, वायु, वर्षा, पहाड़, ये सब क्या होती है? अजैविक घटक होते हैं। तो ये रहा आपका टॉप 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेना, और इन क्वेश्चंस की रेफरेंस क्या आपकी एग्जाम मास्टर है। एग्जाम मास्टर में जितने टॉप 100 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, सबको आपके लिए लाया गया है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो कुछ अच्छे तरीके से हो, तबाही तरीके से हो, ठीक है। तो आप लोग भी अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू करते रहिए। निचोड़ सीरीज में हम इन क्वेश्चंस को कम करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि निचोड़ सीरीज तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ के रखिए। निचोड़ सीरीज में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन उसमें एंटर हो पाते हैं, किसका किसका उसमें आने की प्रोबेबिलिटी, वो जिसका ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी रहेगा उसी को हम निचोड़ में डालेंगे। इसलिए इसको तैयारी करके रखें, बहुत जल्दी आपके लिए निचोड़ सीरीज में भी बाकी सब्जेक्ट भी क्वेश्चन जो है आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी ना बेस्ट तरीके से और अच्छे से हो, हमारे साथ आपके अपने चैनल एकलव्य आरपीएस के साथ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।